अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासत अली। मेरे साथ मौजूद हैं शौकत नवाज मीर साहब। इनसे पूछेंगे कि 29 सितंबर को क्या होने जा रहा है और इंटरनेट बंद, मुकम्मल ब्लैक आउट, और इसके बावजूद इन्होंने कैसे मेहनत कर रहे हैं और कैसे पूरे कश्मीर की आवाम को उनके हकूक़ के लिए बाहर निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शौकत साहब, पहले मुझे ये बताएं कि ये 12 सीटें क्या हैं, और पिछले 70 सालों से तो लोगों को नहीं पता था ये क्या हैं, और ये कैसे ब्लैकमेल करते हैं हुकूमत बनाने के लिए भी और सारे तरीकों से। सर, पहली बात ये कि इन 12 सीटों की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नाम पे एक ड्रामा बनाया गया है कि जी मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए, जिंदा रखने के लिए 12 सीटें रखी गई हैं। मसला कश्मीर पे बात करना, उसको उजागर करना आईनी और कानूनी तौर पे यूएनओ चार्टर के मुताबिक आपके वकील मेरी मुराद पाकिस्तान का काम है। इन महाजरीन को एस्टैब्लिश करना हुकूमत पाकिस्तान का काम है। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। इन 12 सीटों के नाम पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सालाना या 5 सालों के अंदर इन 12 महाजरीन सीटों के नाम दिया जाता है, जो किसी भी जगह ज़मीन पे नहीं लगते। अगर ज़मीन पे लगते भी हैं तो ये बात बताएं कि कहाँ पे पाकिस्तान के अंदर महाजरीन एक जगह मौजूद हैं कि आप ये बता सकें जनाब कि ये इनकी कॉलोनियाँ महाजरीन की और हमने यहाँ पे ये पैसा लगाया। पहली बात तो ये आ गई। और वो सारी स्कीमें 2 नंबर स्कीमें लोकल गवर्नमेंट के जो तरीकाकार है, कहीं पे इकट्ठे वाटर पंप लगाए जा रहे हैं, कहीं पे इकट्ठी गलियों में टाइलें लगाई जा रही हैं। अगर उस तरह देखा जाए तो रावलपिंडी के अंदर जो हमारे एक नौसरबाज वो मिनिस्टर हैं जावेद भट्ट साहब, रक्षा ड्राइवर जो वजीर ट्रांसपोर्ट बने हुए हैं, तो उनकी अगर बजट को देखें जो हर साल वो ले रहे हैं, तो इतनी पंपिंग उन्होंने लगा दी है 2 नंबर स्कीमों की कि पिंडी का पानी खत्म हो जाना चाहिए। एक और मिनिस्टर हैं, उनकी टाइलों की स्कीमें देखें तो पाकिस्तान जो है ना उसके वो लाके लश कर देने चाहिए। लेकिन ये तमाम काम फेक होता है, कागजों में होता है, जिसका अवाम को कोई फायदा नहीं होता। दूसरी बात, मेरिट का कत्लेआम। रियासत के हमारे बच्चे 80%, 90% मेरिट के बावजूद सीटें नहीं ले सकते। इन 2 नंबर MLA की सीटों की वजह से कोटे के नाम पे 60%, 50%, 70% के लड़के वो मेरिट का जो कत्लेआम होता है वो सीटें ले लेते हैं। इससे आगे चलें, बेबसी देखिए हमारी कि आसम शरीफ भट्ट एक आपका वजीर ट्रांसपोर्ट है जिसका अपना स्टेट सब्जेक्ट 2 नंबर साबित शुदा है, वो आज भी फ्लैग होल्डर है इस रियासत का, उसको डी सीट नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा जनाब कि हमने तो नहीं स्टे दिया हुआ, अदालतों ने स्टे दिया हुआ है। तो क्या ये अदालतें नहीं देख रही, या जो हुक्मरान या जो इदारे जिन्होंने इसको साबित किया उसका स्टेट सब्जेक्ट 2 नंबर है, वो क्यों उसको वो आसाइशें दे रहे हैं? वजह क्या है कि इन लोगों को जोड़ के रखा जा रहा है एक इक़्तिदार को तूल देने के लिए। उससे बड़ा जुल्म देखें, FIA की एक रिपोर्ट है, पाकिस्तान का एक एस्टैब्लिश इदारा FIA। मैं आपको मुलाजमीन का जिक्र करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो मैं साबित करके करूंगा। ये मैंने उन 2 अपने उन मिनिस्टर साहबान के सामने रखी कि जब वो शर्मिंदगी के अलावा कुछ ना कर सके, कि साबित शुदा रिपोर्ट है कि 3 ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो बड़ी पोस्टों पे इंजॉय कर रहे हैं, वो अपने आज़ाद कश्मीर PSC से पहले पाकिस्तान में पंजाब डोमिसाइल के ऊपर जॉब कर रहे थे। जो ही PSC की पोस्टें आई, उन्होंने 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट बनाया, और उस 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट बनाने के बाद कोटे का सहारा लेते हुए वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोगों की हक तलफी करते हुए, पढ़े लिखे नौजवानों का हक मारते हुए रियासत की बड़ी सीटों के ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि आप फिर कहें कि भाई इन सीटों को जो है वो स्टैंड किया जाए, इनको बहाल रखा जाए। किसी भी सूरत ये जुल्म आप रियासत के नौजवान या रियासत के जो लोग पढ़े लिखे बेरोजगार यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो किसी भी सूरत इनको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा शौकत साहब, मेरा एक आपसे सवाल है कि अवाम इस वक्त तकरीबन 99% मैं कहता हूँ आपके साथ है, और 1% ये 53 ही है, ठीक है? तो आप जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी पॉलिटिकली एक्टिव कब होगी, और होना भी चाहिए मेरे ख्याल से, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सर देखें, बात क्लियर करनी चाहिए। अवाम का जो एतमाद है हमारे ऊपर वो एक चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर है। अवाम का जो मैंडेट है हमारे पास उस चार्टर ऑफ डिमांड के इर्द गिर्द घूमता है। चार्टर ऑफ डिमांड में किसी जगह अवाम ने हमें ये मैंडेट नहीं दिया कि आप सियासत करें, लेकिन वो तो दे चुकी है अवाम। ये सियासत और उस सियासत में बड़ा फर्क है। वो जो सियासत करते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि सियासत ही है, ये सियासत अवाम, गरीब अवाम के हकूक की सियासत है। वो जो सियासत है वो अपने पेट की सियासत कर रहे हैं, अपनी नस्लों की बका की सियासत कर रहे हैं। हम उस सियासत को गंदी सियासत कहेंगे। वो नजरियात को बेचने की सियासत कर रहे हैं। सियासी जमातों के अच्छे नजरियात हैं, लेकिन इस अनवारुल हक को जिस रात वज़ीर आज़म बनाया, उस रात तमाम नजरियात को बेचा गया, तमाम सियासी जमातों के लोगों के एहसासात को बेचा गया, और तमाम जो जमहूरी निज़ाम है उसको बिल्डोज करते हुए अपने आकाओं के हुक्म पे
ایک شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جس کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی. لہٰذا ایکشن کمیٹی کو جو کام وہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ سیاست ہے, لیکن الحمدللہ یہ سیاست بغیر کسی لالچ کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک عام عوام, غریب عوام کی بہتری کی سیاست ہے. طور پہ میں اپنے اوورسیز بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ریاست اب جبر پہ آ گئی ہے. یہ جبر کا پہلا آپ نے سٹیپ دیکھ لیا کہ ہمارا جو بنیادی حق ہے, ہمارا جو رسل و وسائل کے جو ہم اپنی مواصلاتی جو ہمارا نظام ہے, میری مراد کہ آپ کا انٹرنیٹ سروس, آپ کی مواصلات کی جو ذرائع ہیں, ان کو جبر استعمال کرتے ہوئے ان کو بند کر دیا گیا. چونکہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ پورے مظفر آباد میں صبح سے گھوم رہے ہیں خود پیدل, اور گھر گھر جا کے آپ نے اعلان کیا کہ کل کے لیے پہنچے, تو کتنی آپ کو مشکل فیس ہوئی ہے کیا کہ گھر گھر جانا, یا آپ اس انٹرنیٹ سے تیز نکلیں؟ سر میں بتاؤں اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تحریک غریب کی تحریک ہے, اور آپ اس کی مخلوق کی, رب کی مخلوق کی جب بات کریں گے رب آپ کو مدد کرے گا. تو آج بھی جب ان حاکموں نے, ان نوسر بازوں نے جب یہ پوری ریاست کو انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیا, آپ کے تمام انٹرنیٹ سروس بند کر دی, تو ظاہری بات ہے ہم نے متبادل پہ جانا تھا. اس متبادل کی عقل بھی ہمیں رب نے دی, اور اس متبادل کو پورا کرنے کی ہمت بھی رب نے دی, کہ بجائے اس کے کہ ہم انٹرنیٹ پہ جسٹ میسج چلا دیتے, سارے لوگوں تک بات نہ پہنچتی, ہم نے پورا شہر پیدل چل کے ہینڈ مائک رکھ کے گھر گھر شاپ شاپ ہم لوگوں کو ایک اچھے طریقے سے پیغام دے کے آگے. اب انشاءاللہ اس پیغام کی بدولت انشاءاللہ کل 12 بجے بینک روڈ پہ نیلم پل کے اوپر ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ باجرت باضمیر شہریوں کی وہاں پہ آئے گی, اور انشاءاللہ وہاں پہ ہم اپنا اعلان جو بھی ہم نے کرنا ہے, جو ہمارا طے شدہ ہے پوری ایکشن کمیٹی کا, وہ اناؤنس کریں گے. یہ تو مظفر آباد کی بات ہو گئی. پورے کشمیر جو آزاد کشمیر ہے, لوگوں کو ہر کوٹلی, بمبر, پونچھ, سارے ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ سر آلریڈی میں یہی کہوں گا کہ ہمارا طے شدہ جو ایک طریقہ کار ہے ایکشن کمیٹی کا, پلان اے, پلان بی اور پلان سی, تمام ایکشن کمیٹی کے ممبران اور پوری آزاد کشمیر کی عوام اپنے ایکشن کمیٹی کا جو طے شدہ پلان ہے اس کے مطابق کل پلان اے پہ عمل کرتے ہوئے مکمل لاک ڈاؤن کریں. جو جگہ بتائی گی وہاں پہ اکٹھے ہوں. انشاءاللہ پوری ریاست کے اندر 2 ڈویژن ہے, کل اس ڈویژن کا تو ہم یہاں فیصلہ کریے, باقی جو 2 ڈویژن ہے اسی طریقہ کار سے وہ اپنے جو پنڈال وہاں پہ ان کے سجیں گے, وہاں پہ پلان بی اناؤنس کیا جائے گا. تمام لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں. یہ جو طریقہ ہم نے آج اپنایا ہے, کل سے یا آج ہی سے اس طریقے کو اپناتے ہوئے آپ ایک دوسرے کے ذریعے اس پیغام کو آگے پہنچائیں. انشاءاللہ جیت حق اور سچ کی ہوگی. میرا انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ, یہ ظاہر سائفر کا بھی معاملہ ہوا, تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے مطابق تو آپ بھارتی ایجنٹ ہیں, تو کتنے پیسے آپ بھارت سے لے رہے ہیں؟ سر اگر بھارتی ایجنٹ ہوتے تو یہ سوال میں نے امیر مقام صاحب سے پوچھا تھا, طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھا تھا کہ بتائیں آپ تو انڈین ایجنٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ ایسے ہوتے تو ہم آپ کے پاس آتے. انہوں نے یہ کہا کہ حکومت پاکستان کا کوئی کنسرن نہیں ہے سائفر کے ساتھ, یہ سائفر جانے آپ کی آزاد حکومت جانی. اور بعد میں کیا ہوا کہ آزاد حکومت بھی کہ جناب ہم نے کیا کہتے ہیں ڈارک ویب سے اٹھایا. ایک شاہ غلام قادر صاحب کہتے ہیں میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے, دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہیں تھا پتا, لیکن لہرانے والے کو آپ نے گوف بنایا, اس سے لہرا دیا, اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. جہاں تک انہوں نے انڈین ایجنٹ کہا, اور آپ نے ان کے بھی آپ پہ ظاہری بات ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک بیانیہ بنایا گیا, تو ہم آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے. آج آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑا چلے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی پیسے ہوتے یا گاڑیاں ہوتی یا اور ہمارے پاس, تو ہم پیدل نہ چلتے. ہمارے پاس لیٹسٹ جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا, گاڑیوں پہ لگے ہوتے. ہمارا وہی ایک ہمارے پاس ہینڈ مائک تھا, وہی لے کے ہم پوری شہر کے اندر گھومے ہیں. یہاں سے آپ کو ہماری اصلیت کا, ہماری فنڈنگ کا پتہ. مجھے بتائیں, ایک طرف سے تو حکومت بھی ڈٹی ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا یہ بیان ہے کہ ہم بلیک میلنگ نہیں مانیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کریں, اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے, ہم 12 سیٹیں ختم کریں گے. اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا کیا حال نکلے گا؟ سر انشاءاللہ ان کو ختم کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ کہتے ہیں نا جی کہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں ان کو جواب دوں گا کہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے. پوری ریاست کے لوگ بشمول ہمارے اوورسیز بھائی وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 نوسر بازوں کی سیٹیں ختم کی جائیں. تو اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے تو اگر پاکستان میں ریفرینڈم ہو سکتے ہیں تو ان 12 سیٹوں کے اوپر بھی, اشرافیہ کی مراد کے اوپر بھی ریفرینڈم ہو سکتا ہے. انشاءاللہ جی, میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آپ سب کو, ہم سب کو, بلکہ میں یقین کریں. میں ساتھ ابھی میں نے دیکھا کہ یہ
पैदल चल के पता नहीं कितने मील सफ़र करके इन्होंने आज इंटरनेट ना होने की वजह से, तो इन हुक्मरानों को थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म होती तो ये तो दुश्मनी कर रहे हैं अपनी आवाम के साथ। आवाम को दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे नहीं हैं, हम सिर्फ पैसे के हैं और हम सिर्फ मुराद के हैं, हमें नौकर चाकर चाहिए, हमें गाड़ियाँ चाहिए, ये पैदल तुम चलो, ये भूखे तुम मरो, फटे कपड़े तुम पहनो, हमारा ये काम नहीं। खुद एसी में बैठे हुए हैं, यही बात। बिल्कुल यही बात है, एसी में। तो आप मुझे ये बताएं कि कल आप आवाम को, अपने लोगों को पुरअमन रहने का कहेंगे, और अगर उस साइड से कोई इनको हाथ लगाता है या कुछ भी कहता है तो फिर क्या पैगाम होगा? सर देखिए, हमने पहले दिन से पुरअमन तहरीक की बात की है, लेकिन खुदकशी भी इस्लाम ने हराम करार दी है। अब अगर आपको कोई जान से मारने की या कोई ऐसी हरकत करेगा तो आपने उसका जवाब देना है। लिहाजा अपने इस्लामी उसको तालीमात को, शरीयत को सामने रखते हुए जब खुदकशी हराम करार दी गई है, तो अगर आपको कोई मारने की हिम्मत करेगा तो आपको अपना डिफेंस करते हुए उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल जी, इन्होंने बड़ी बेहतरीन बातें की, और मैं इस वक्त कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम दूंगा कि आप अब महफूज हाथों में। पिछले 70 साल से, यकीन करेंगे, मैं खुद देख चुका हूँ आके कि 70 साल से आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, लेकिन अब मैं शौकत साहब की मेहनत देख के, लोगों के लिए, लोगों का दर्द देख के मैं देख रहा हूँ कि आप वाकई महफूज हाथों पे। और मैं इस वक्त ओवरसीज़ कश्मीरी और जितने भी कश्मीरी देख रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तानी देख रहे हैं या कोई भी देख रहे हैं, उनसे कहूँगा ये वीडियो ना सिर्फ हमारे पेज से उठा के, सब अब इधर नेट नहीं है, इधर सब कुछ बंद कर, ब्लैक आउट है सब कुछ। तो आपने ये अब जो है ना, ये फ़र्ज़ अदा करना है कि आप ये पूरी दुनिया में इनका पैगाम पहुँचाएँ। ठीक है, आपसे लास्ट सवाल ये है कि मुझे बताएं, आप पाकिस्तानी अदारे हैं जो, उनकी रिस्पेक्ट कितनी करते? सर देखें, हमारी एक एसओपी है, हम पहले दिन से एक एसओपी कह रहे हैं कि हमारी ये तहरीक गैर सियासी, गैर नजरियाती, बगैर किसी मुल्क को बुरा भला कहे, बगैर किसी अदारे को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी हकूक़ की तहरीक है। और दूसरी बात, हमारा प्लेटफार्म अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 100% की बात नहीं करूंगा, 19-20 कहीं पे हो गया हो कि हमारे डोमेन से हट के किसी ने नारा लगा दिया हो, किसी ने किसी अदारे को डिस्कस कर लिया हो, उस पर हमने फौरी तौर पे आके माजरत भी की है और सख्ती की है। बल्कि आपने अभी खुद देखा, मैंने चलते हुए आपके कोई एक नारा लगा, मैंने फौरी तौर पे उसको रोका कि हमारी कैसो भी है कि नजरियात मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस वक्त हम बगैर नजरियात के, बगैर किसी मसलक के, हम अपने बुनियादी हकूक़ के ऊपर इकट्ठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अवाम में हमें फ़ख्र है कि हमारी अवाम ये मसला समझ चुकी है और वो एक बुनियादी हकूक़ का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके ऊपर इकट्ठी। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। लाठी गोली की सरकार।